सबसे पहले आपको बताएं, इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई के वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के दरमियान मुलाकात जारी है। पीटीआई के वफ्द में चीफ व्हिप आमिर डोगर, अमजद न्याजी, कासिम सूरी और फहीम खान मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पीटीआई के आमिर डोगर ने राब्ता किया था। इस्तीफों की मंजूरी पर पीटीआई के वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के दरमियान मुलाकात जारी है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से पीटीआई वफ्द की स्पीकर से मुलाकात पर एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि पीटीआई वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में कौमी असम्बली की नशिस्तों से पीटीआई के इस्तीफों पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक पर आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली कवायद ज़वाबित के मुताबिक फैसला होगा। इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पहले भी पीटीआई मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए मदऊ किया गया था। पीटीआई के कराची से रुकन असम्बली ने इस्तीफा मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। और अपडेट ये भी है कि पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों के लिए मुलाकात से माजरत कर ली। पीटीआई ज़राए का कहना है कि परवेज खटक इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात नहीं करना चाहते। शाह महमूद कुरैशी परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर शिराजी, अपडेट कीजिएगा, इस मुतालिक मजीद क्या खबरें सामने आई? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों के लिए मुलाकात से में शिरकत से माजरत कर ली है। और पीटीआई ज़राए के मुताबिक परवेज खटक इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात नहीं करना चाहते। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पीटीआई के अंदर इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ पाया जाता है। और पार्टी ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वक्त के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया और जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में असद कैसर स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए पहुंचे और वक्त की क़यादत की। और शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में इस हवाले से याद रहे कि वापसी का इंदिया भी दे चुके हैं। जबकि हैदर आपसे जानना चाहेंगे, क्या शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जिन्होंने इस्तीफों के लिए मुलाकात से माजरत कर ली है, इस्तीफों के खिलाफ है? जी, इस हवाले से पार्टी ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस इस्तीफों के बजाय मुस्तकबिल में इंतखाबात के हवाले से अगर कोई भी मुलाकात होती है या इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होती है वो उसका हिस्सा होंगे। लेकिन इस्तीफों के मामले पर आज उन्होंने जो मुलाकात होनी है उससे माजरत कर ली है। जी सही है, आप ये बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने इस्तीफों के लिए मुलाकात से माजरत कर ली है। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात जारी है, जिसमें पीटीआई के दो अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक मौजूद नहीं हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। कमर बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया, इनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से मुतालिक ना हुकूमत को कोई पैगाम दिया गया, ना पीटीआई को। पैगामात का तबादला किया जा रहा होता तो परवेज इलाही पैगाम से बाहर जाते ही नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट इमरान आइन से रूगर्दानी करके लाया गया। एस्टैब्लिशमेंट में अब भी कुछ अनासिर थे जो इमरान खान को मशवरे देते रहे और उनके धरने की टाइमिंग सेट करते रहे। दूसरे इदारे में इमरान खान के सहूलतकार होने से मुतालिक बिलावल के बयान पर कहा, हो सकता है बिलावल के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो मगर किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए मुहिम चला रहे हैं।
आइन से रूगर्दानी करके एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान की शक्ल में लाया गया जिसने जो है वो 3.5 पौने 4 साल तबाही की इस मुल्क की, और एक ऐसे इंसान को इस मुल्क की सियासत में दाखिल कर दिया जो कि एक फितना है, और जिसके होते हुए ना रवादारी, ना जमहूरियत, ना सियासत, कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये बाकायदा पिछले 1 महीने से तो ये कैंपेन कर रहा है, मुहिम चला रहा है कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। आज उनको कहीं से खबर आ गई है कि जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है और 2.5 साल के लिए आ रहा है, और इस किस्म का बयानिया घड़ने का सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम। हमें कोई मैसेजिंग नहीं हुई और इनको भी कोई मैसेजिंग नहीं हुई। ये खुद से ही जो है जो जब सुबह उठते हैं ना, ये एक नई कहानी जो है ना ये घड़ लेते हैं और फिर झूठ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार हिंट कर रहे हैं अदलिया की तरफ और नाम लिए बगैर कर रहे हैं कि एक इदारा तो न्यूट्रल हो गया है, फौज का वो कहते हैं, मगर दूसरे इदारे में सहूलतकार बैठे हैं और अगर वक्त पर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को डर है कि वो नहीं होंगे। आप भी ये समझते हैं? हो सकता है कि उनकी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन हो। बाज़ बेंचेस में उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके रिमार्क्स ऐसे रहे हैं कि जिससे बात इस हद तक कही जा सकती है, लेकिन फिर भी एक अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जो है ये मुनासिब नहीं है। कोई इक्का दुक्का आंसर हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ अनासर थे जो इनके धरने के वक्त भी इनको मशवरे देते रहे, इनकी टाइमिंग जो है वो सेट करते रहे, आगे पीछे करवाते रहे, तो उससे आप अदारे को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को मावराए आइन करार देकर इस मुमकिना कदम की भरपूर मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक्सटेंशन और नौकरी के चक्कर में जोकरों को मुसल्लत करके एक गलती की है। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाना दूसरी गलती होगी। शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो अमेरिका से टेक्नोक्रेट्स दरामद करने की बात की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा जो किसी सूरत कबूल नहीं है। गैर मुंतखब लोग मुल्क के साथ ये मजाक और तजर्बात करना बंद करें। इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए, हुकूमत गिर जाएगी और नए इलेक्शन होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अरकान राब्ता कमेटी की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, बदियाती इंतखाबात और MQM पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक अरकान राब्ता कमेटी ने कन्वीनर खालिद मकबूल की सरबराही में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात, MQM पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध के साथ होने वाले इजलास में राब्ता कमेटी ने ज़िम्मेदारान और कारकुनान को साबित कदमी पर खराज तहसीन पेश किया और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद इस वक्त PTI वफ़द मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। इस वक्त PTI रहनुमा असद कैसर बात कर रहे हैं। दीगर MNS हमारे साथ थे। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो ये है कि ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था। उन्होंने तमाम जो उसकी रूल्स हैं उसके मुताबिक एक प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि हमने उसके साथ ये भी बात की, उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डी नोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि कोई ट्वीट किया था। मैंने कहा असल मसला ये था कि वो एक सियासी फैसला था उनके ख्याल में वो कमज़ोर हल्के थे और उन हल्कों में उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनको पशेमानी उठानी पड़ी, उसको भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जो हल्के समझते थे कि कमज़ोर हल्के है। लेकिन हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है
کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میرے سامنے جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ پہ دے دے، اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر 11 لوگوں کی ریزگنیشن منظور کرواتے ہیں، جو سبرو صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کسی ایم این اے کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم تمام لوگ، شاہ محمود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے، اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی، اور انہوں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا منظور ہوتی ہے۔ جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن بنیادی طور پر وہ استعفوں کے بارے میں بات تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے 127 لوگوں نے استعفے جو ہیں وہ دے دیے تھے اور ان کے استعفے منظور کیے جائیں۔ تو پھر میں نے جو ایز اے اسپیکر ان سے کہا کہ بالکل استعفے دینا جو ہے وہ ہر ممبر کا اپنا ذاتی ایک فعل ہے، ایک حق ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور کچھ آئینی جو ہے وہ حدود ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی استعفیٰ منظور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی آرٹیکل 64 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی شک میں یہ ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ استعفیٰ دینے والا ممبر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا ان ہز ہینڈ رائٹنگ، اور اس کے بعد وہ جب استعفیٰ، پھر رولز یہ کہتے ہیں، رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ آ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے۔ لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا۔ اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں۔ تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے، ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے اس وقت ساری پارٹی، پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا۔ کورٹ نے پھر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں، اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر۔ تو اس سارے سیناریوں میں، ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا۔ یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے ان سے گزارش کی، جس میں بڑے سینئر لوگ آئے، فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے، اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے، پارلیمنٹیرینز تھے سارے۔ تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات، میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں
वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद व ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईवान के अंदर आएँ, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुवस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ़ लाएं, पार्लियामान में आएँ। तो बतौर स्पीकर मैं आपको ये जो है ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसा फोरम है जहाँ सब इकट्ठे हो जा सकते हैं, सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं जिनमें 7, 8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 7, 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप वापस आएँ और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आइनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफ़े मंजूर किए थे या तो उन्होंने टेलीविज़न पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविज़न पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इज़हार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहाँ हम बैठ सकते हैं वो पार्लियामान है। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आएँ मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ।
क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के क़वाइद और ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात का को हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है, ये पैटी पॉलिटिक्स जो है, ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें। हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा। आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाए वो हुकूमत में है या मुखालिफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो अगर असम्बली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं, ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें एक एक अरकान को बुलाकर तसल्ली करनी होती है। पीटीआई वफ़द से कहा कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए हर मेंबर को दोबारा ख़त लिखा जाए। लास्ट क्वेश्चन ले लें कि आप इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, खान साहब ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतखाबात में वो क़ुव्वतें जो है दानली का सहारा लेकर अपनी मर्ज़ी के लोग लेके आते हैं। अगर नेक्स्ट इंतखाबात में भी उन्होंने इस तरह किया, क्या प्लानिंग हुई आपके पास? देखिए, हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह टूट से इंशाल्लाह तरीके से जीतेगी। असद कैसर साहब, कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है। कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या इतलात हैं? पीटीआई रहनुमा मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से। उसकी मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अभी एक ताज़ा और अहम अपडेट दें आपको। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में मईशत, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कौमी सलामती कमेटी इजलास में मईशत पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में मईशत, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कौमी सलामती कमेटी इजलास में मईशत पर ब्रीफिंग देंगे। अहम और ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। ये अहम इजलास कल होगा कौमी सलामती कमेटी का। इससे मुताल्लिक़ जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है हम आपसे शेयर करते रहेंगे।